तो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो चुकी है। जल्दी से अपनी लाइव क्लास शुरू करें ताकि हम अपना नेक्स्ट टॉपिक को कवर करें। और हमारा जो अभी यूनिट चल रही है वो यूनिट 4 कल्चरल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी चल रही है। आज जो है हम कल्चरल और पॉलिटिकल ज्योग्राफी को ख़त्म कर देंगे। तो अब ये जो दूसरा सेशन है आज का हमारा वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी पर है। गुड इवनिंग नीतीश, गुड इवनिंग काजल। तो 2 मिनट जो है बच्चों का वेट कर लेते हैं ताकि सभी स्टूडेंट जो है ज्वाइन कर ले और उसके बाद हम अपनी जो क्लास है वो शुरू करें। गुड इवनिंग जयसिंह। जयसिंह मेरे को एक बात बताओ, मैं आपका ये जो क्वेश्चन है बार बार इग्नोर कर रही हो और आप बार बार पूछे जा रहे हो, बार बार पूछे जा रहे हो। अगर मैंने यूनिट ये वाली यूनिट स्टार्ट कर दी, चलो बाय मिस्टेकली मैंने कल बोल भी था तो क्या हो गया। अगर आप अब आपने ये मेरे से फोर्थ टाइम क्वेश्चन पूछा है। अभी मैं ये आपका जो मैसेज पढ़ रही हूँ ना, फोर्थ टाइम मैसेज पढ़ रही हूँ। तो अब तो जो क्लास है वो शुरू हो चुकी है। अगर चलो मैंने कल इवनिंग में, चलो ठीक है मेरी वजह से आपको गलत रिवीजन करनी पड़ गई तो कोई बात नहीं, रिवाइज तो कर लिया। ऐसा तो नहीं है ना कि हम वो टॉपिक कभी पढ़ेंगे ही नहीं, सेटलमेंट ज्योग्राफी शुरू ही नहीं करेंगे। सेटलमेंट ज्योग्राफी भी तो पढ़ोगे ना। गुड इवनिंग शोगुप्ता। अरे कोई बात नहीं, तो अब कर लेना। अब तो ये जो सेकंड क्लास है इसका तो आई थिंक आपको पहले ही पता था, ये तो मैंने शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया था। आई होप आपने इसकी स्टडी कर ली होगी। तो चलो अब हम जो है अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखो अब हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, लैंड लॉक्ड कंट्री और बफर स्टेट। ठीक है, यानी कि हमारा है स्थल रुद्ध राज्य और बफर स्टेट। स्थल रुद्ध राज्य वे राज्य होते हैं जिन्हें यानी कि वे राज्य जिनकी समुद्र या जो कोस्ट, जिनकी जो सीमा है समुद्र से नहीं लगती है। जैसे जो हमारे कोस्टल रीजन होते हैं वो तो हमारे इसमें शामिल नहीं होते हैं। इस जो हमारे लैंड लॉक्ड कंट्री वे कंट्री होती है जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, जिनकी पहुंच समुद्र तक नहीं होती है। जैसे अगर हम इंडिया में बात करें तो हमारा कौन सा है, महाराष्ट्र है, हमारा यूपी है, हमारा हरियाणा है, हमारा दिल्ली है, और हमारा और कौन सा है, और हमारा यहाँ पे और बाकी जो सारे हैं ये यहाँ पे हमारे किससे लगते हैं, हमारे समुद्र से लगते हैं। लेकिन ये जो स्टेट है ये क्या हमारे लैंड लॉक्ड राज्य हैं, लैंड लॉक्ड स्टेट हैं। यानी कि ये वे स्टेट हैं जिनकी पहुंच समुद्र तक नहीं है। लैंड लॉक्ड स्टेट कौन से होते हैं, वो स्टेट दैट आर डिनाइड एक्सेस टू सी, जिनकी पहुंच सी तक नहीं है डायरेक्टली। इनडायरेक्टली ये एरोप्लेन से तो जा सकते हैं, हम मुंबई तक जा सकते हैं हमारी, लेकिन डायरेक्ट अब जैसे महाराष्ट्र का कोस्ट समुद्र से लगता है लेकिन हरियाणा समुद्र से नहीं लगता है। तो लैंडलॉक्ड स्टेट वे स्टेट होते हैं जो हमारे ऐसे ऐसी जगह पे स्थित होते हैं जहां पर ओशियन की ओशन को उनकी बाउंड्री छू भी नहीं पाती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा बफर स्टेट। बफर स्टेट भी वही स्टेट होता है, state can be defined as a distinct political circle whose spatial dimension is relatively small and it creates a new regional pattern between powerful and rival neighbors. Small political units situated between two big states. जो हमारे बफर स्टेट है, बफर स्टेट कौन से स्टेट होते हैं, जो हमारे बफर स्टेट होते हैं जैसे जो हमारी दो कंट्री होती हैं, दो, जैसे हमारी दो स्टेट हो गई, इन दो स्टेट के बीच में
एक यांत्रिक उपकरण यानी कि है ना सॉल्यूशन सोल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए एक तरीके से एक स्टेट बना दिया जाता है ताकि इन दोनों में जो है कोई लड़ाई ना हो। जैसे ठीक है, जैसे अब हमारा जो है नेपाल में और इंडिया में लड़ाई नहीं होती है, हिमालय को लेकर पहले लड़ाई होती थी, तो बहुत सारी लेक है जिसको लेकर लड़ाई हो जाती थी। सॉरी, ये नेपाल वाला एग्जांपल ऐसे है कि जो नेपाल है ना, नेपाल को लेकर जो हमारा चाइना है, ये हमारा नेपाल है, ये हमारा चाइना है और ये हमारा इंडिया है। तो पहले ये नेपाल कोई कंट्री नहीं था, लेकिन इस नेपाल को लेकर चाइना और इंडिया दोनों में लड़ाई रहती थी। तो जो नेपाल है, नेपाल को भी क्या बना दिया गया है, कंट्री बना दिया गया है, ताकि इस जो हमारे ये दो जो कंट्री है इंडिया और चाइना, इनके बीच में कोई लड़ाई ना हो। तो क्या है, तनाव को भंग करने के लिए जो किया जाता है हमारा बफर स्टेट। ठीक है, देखो बफर स्टेट वो स्टेट होते हैं, बफर स्टेट बनाया जाता है दो रीजन या दो कंट्री के बीच में कोई किसी एरिया को लेके जब प्रॉब्लम होती है या लड़ाई होती है, तो उसको सोल्व करने के लिए उस एरिया को क्या बना दिया जाता है, स्टेट। यानी कि ये एक मैकेनिकल डिवाइस है पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, किसको एलिमिनेट करने के लिए, इंटरनेशनल टेंशन। यानी कि अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी दो राज्यों के बीच में टेंशन है, तो उसको खत्म करने के लिए जो वो एरिया उसको क्या एक स्टेट बना दिया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल है जो हमारा अभी नेपाल है, पहले नेपाल को लेके चाइना और इंडिया दोनों के बीच में क्या रहती थी, लड़ाई। तो इन दोनों की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या किया गया, इस नेपाल को यानी कि इस जगह को नेपाल को एक स्टेट का दर्जा दे दिया गया और इसको क्या बोला जाता है, बफर स्टेट। बफर स्टेट किस लिए बनाए जाते हैं, दो कंट्रीज या दो स्टेट के बीच में जो लड़ाई होती है उसको सोल्व करने के लिए हमारे बफर स्टेट बनाए जाते हैं। किसी जगह को लेके जब लड़ाई होती है तो उस टेंशन को मिटाने के लिए हमारे क्या बनाए जाते हैं, बफर स्टेट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होगा। अब हमारा है, हमारे जो ये स्टेट होते हैं उनकी शेप कौन कौन सी होती है। तो जैसे कोई हमारा लंबा होता है, कोई हमारा किसी की सर्कल, किसी की शेप रेक्टेंगुलर होती है, किसी की ट्रायंगुलर शेप होती है। तो अब ये पढ़ते हैं, हमारी एक कॉम्पैक्ट शेप होती है, प्रोरप्ट शेप, इलोंगेटेड शेप, डिवाइडेड और फ्रेगमेंटेड शेप, परफोर्टेड शेप। अब ये जो शेप है ना, ये आपसे पेपर में पूछी गई है कि जैसे हमारा चिल्ली का पूछा गया है कि चिल्ली की शेप कैसी है, तो उसे आपको दे दिया गया चिल्ली की शेप बताने और चार ऑप्शन में ये चार नाम डाल दिए गए और एक में डाला गया इलोंगेटेड एंड फ्रेगमेंटेड। तो जो चिल्ली है, चिल्ली की शेप क्या है, इलोंगेटेड भी है और फ्रेगमेंटेड भी है। अब ये नाम समझने से पहले हम याद कर लेते हैं कि कॉम्पैक्ट शेप कौन सी होती है, प्रोरप्ट शेप कौन सी होती है, इलोंगेटेड। तो सबसे पहली होती है हमारी प्रोरप्टेड शेप। प्रोरप्टेड शेप कौन सी होती है, वो कंट्री जिसका जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है, नैरो होता है, यानी कि एक पेन हैंडल जैसा होता है। जैसे ये हमारा है नामीबिया, ये देखो इसकी शेप ऐसे है, ये देखो ये जो एक्सटेंशन है ये एक पेन शेप एक्सटेंशन, यानी कि जैसे हमारा घर पे फ्राई पैन जैसी अगर आप शेप देखोगे तो वैसी शेप है इसकी। तो इस शेप को क्या बोलते हैं, प्रोरप्टेड शेप। ये देखो, अ पीस ऑफ लैंड एक्सटेंड फ्रॉम द मेन कंट्री। ठीक है, यानी कि जो यानी कि जो हमारा लैंड का एक टुकड़ा जो क्या है, मेन कंट्री से बाहर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको हम प्रोरप्टेड शेप बोलते हैं।
प्रोरप्शन से क्या होता है, हमारा सेपरेशन भी हो सकता है। जैसे हमारा नामीबिया है, नामीबिया किसका एग्जांपल है, हमारे प्रोरप्टेड शेप। ये वाली जो शेप होती है इसको कैसी शेप बोला जाता है, प्रोरप्टेड शेप को। अब प्रोरप्टेड शेप और कौन कौन से क्या, देखो प्रोरप्टेड शेप हमारे थाईलैंड की है, हमारे नामीबिया की है, अफगानिस्तान की है और जायद की है। तो ये जो नाम है आपको याद रखने हैं कि प्रोरप्टेड शेप कौन सी होती है। अब हमारा है, उसके बाद है हमारा, शायद वो डायग्राम डिलीट हो गया, एक मिनट। अब एक है हमारा कॉम्पैक्ट शेप। कॉम्पैक्ट शेप कैसी शेप होती है, यानी कि ये जो हमारा कोई कंट्री है ना, अगर उस कंट्री को बीच से देखे ना तो उसके चारों तरफ जो एरिया होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इसको कैसी बोला जाता है, इसको बोला जाता है कॉम्पैक्ट शेप। यानी कि सेंटर पार्ट से अगर चारों तरफ जाए तो जो एरिया है वो कैसा होता है, इक्वल। तो ऐसी कंट्री कौन कौन सी है, ऐसी कंट्री है हमारी फ्रांस है, उरुग्वे है, सूडान है, बेल्जियम है और पोलैंड है। ठीक है, अब एक है हमारी इलोंगेटेड शेप। अब इलोंगेटेड शेप कौन सी होती है, देखो ये जो हमारी लंबाई जिसकी ज्यादा होती है, स्टेट विद लॉन्ग एंड नैरो शेप, यानी कि वो लंबा भी होता है और साथ ही साथ उसकी जो चौड़ाई है वो भी क्या होती है, कम और भीड़ा, लंबा और भीड़ा होता है। तो ऐसी कंट्री कौन सी है, ऐसी कंट्री हमारी चिली है। तो चिली जो है इलोंगेटेड कंट्री है, इटली इलोंगेटेड कंट्री है, गाम्बिया इलोंगेटेड है और मालावी। मेन आपसे अगर इसमें से पूछ सकते हैं इलोंगेटेड में तो वो चिली और इटली है। तो आपको जो है ये याद रखना है। और इस जो रीजन है, इस जो स्टेटस की क्या प्रॉब्लम है, ये सफर करता है इंटरनल जो कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है, बहुत पुअर होता है। ठीक है, रीजन एट नॉर्थ और साउथ एंड में बी आइसोलेटेड। जो नॉर्थ और साउथ में जो रीजन होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों में जो आइसोलेटेड यानी कि अलग अलग पड़े रहते हैं। यहाँ का जो रीजन होगा ये अलग होगा, यहाँ का रीजन अलग होगा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट की और कम्युनिकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है, ये बहुत पुअर कंट्री होती है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और ये जो हमारी टेक्निकल जो फैसिलिटीज है वो इम्प्रूव नहीं हो पाती हैं। इसको बोलते हैं इलोंगेटेड स्टेट। अब इलोंगेटेड स्टेट के कौन कौन से टाइप है, देखो हमारा इसमें है इटली है, नॉर्वे है, पाकिस्तान और साथ साथ यहाँ पे चिली इलोंगेटेड का यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, बट चिली इज ऑल्सो अ इलोंगेटेड शेप। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है चिली के ऊपर। तो जो चिली है ना, इलोंगेटेड के साथ साथ अगर आपका ऑप्शन में ये पूछा जाए कि चिली चिली का जो स्टेट है उसकी शेप कैसी है, एक ऑप्शन आपको दे दिया कॉम्पैक्ट, एक दे दिया आपको प्रोरप्ट, एक दे दिया आपको इलोंगेटेड एंड फ्रेगमेंटेड, एक दे दिया आपको परफोर्टेड। तो आप इलोंगेटेड और फ्रेगमेंटेड दोनों चूज करोगे क्योंकि चिली की जो शेप है इलोंगेटेड और फ्रेगमेंटेड दोनों है। अब हमने प्रोरप्टेड कर दिया, इलोंगेटेड कर दिया। अब फ्रेगमेंटेड शेप कौन सी होती है, फ्रेगमेंटेड शेप जैसे देखो ये हमारी द्वीपों वाली जो शेप है जो इधर उधर बिखरे रहते हैं। स्टेट दैट हैज सेवरल डिसकंटिन्यूअस पीसेस ऑफ टेरिटरी, यानी कि वो स्टेट, जैसे ये हमारा कौन सा है, ये हमारा इंडोनेशिया, इसके क्या है बहुत सारे पीसेस हो गए हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हमारा फ्रेगमेंटेड शेप। और ये किसके द्वारा अलग किए जाते हैं, वोटर के द्वारा या फिर कोई दूसरा स्टेट इसको अलग कर देता है। ये होती है हमारी फ्रेगमेंटेड। अब आपको पता है देखो चिल्ली के भी ये देखो ये फैले हुए हैं, इसलिए जो चिल्ली है चिल्ली को इलोंगेटेड और फ्रेगमेंटेड दोनों स्टेट, इसकी जो शेप है चिल्ली की प्रोरप्टेड और सॉरी इलोंगेटेड और फ्रेगमेंटेड दोनों है। अब है हमारी परफोर्टेड शेप। देखो परफोर्टेड वो शेप होती है जब एक कंट्री के अंदर एक कंट्री होती है। ठीक है, when a large state also have an area of other independent state which is surrounded by a large state, इसको क्या बोलते हैं, पेनिट्रेटर। ठीक है, जैसे हमारा ना साउथ अफ्रीका है, एक मिनट।
2 बजे क्लास थी। ठीक है, तो अब उसके बाद मैं बता रही थी आपको परफोर्टेड शेप। परफोर्टेड शेप कौन सी शेप होती है, कौन सा होता है, जब एक कंट्री के अंदर कंट्री या एक स्टेट के अंदर एक स्टेट होता है। जैसे हमारा साउथ अफ्रीका ना, तो साउथ अफ्रीका के अंदर 2 कंट्री है, उसके अंदर ही अलग से एक है लिसोथो, एक है स्वाजीलैंड। ठीक है, ऐसे इंडिया के अंदर है दमन दीव है, और दमन इंडिया के अंदर दमन दीव और दादरा नगर हवेली और पौंडीचेरी, आपने देखा है ना, ये हमारे स्टेट के अंदर ही है। एक मिनट आज। तो हमारा अब परफोर्टेड शेप मैंने आपको बता दिया है। अब ये हमारी क्या हो गई है, शेप हो गई है। अब इसके बाद है हमारा, ये मैंने आपको जो भी शेप है सारी बता दी है। अब हमारा है ना, ये जो लो है हमारा, जो ये जो समुद्र है ना, जैसे हमारा ओशियन है, ओशियन का जो एरिया यानी कि जो समुद्र का एरिया है ना, उसको कंट्रीज ने है ना डिवाइड कर रखा है कि इतने मीटर तक ये वाला जोन है, इतने मीटर तक ये वाला जोन है, इतने मीटर तक ये वाला जोन है। और आपके पेपर में ये जो जोन है ना, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सब क्या है हमारा, नेशंस कन्वेक्शन ऑन लॉ ऑफ द सी, यानी कि अनक्लोज। अनक्लोज का मतलब है यूनाइटेड नेशन का कन्वेक्शन हुआ था किस पे, सी के रिगार्डिंग, यानी कि सी पर कुछ लॉ या कानून बनाए गए थे जिनको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सी कन्वेक्शन और लॉ ऑफ सी ट्रीटी। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था। समुद्र पर क्या है, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था, जिसे हम समुद्री कानून के समझौते के रूप में भी जानते हैं, या समुद्री संधि का कानून। ये क्या एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो क्या है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बनाता है, और समुद्र का कानून क्या है हमारा, ये इसका परिणाम है। ठीक है, जो हमारा सी कन्वेक्शन है ना, सी कन्वेक्शन का कानून राष्ट्रों के उनके उपयोग के संबंध में, यानी कि सी जो कन्वेक्शन है उसमें ये बताया गया था कि जो हमारे सी है, सी का कैसे यूज किया जाएगा। ठीक है, सी पर लॉ बनाए गए थे। सी कन्वेक्शन बताता है राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशन इन रिलेशन टू द यूज ऑफ वर्ल्ड ओशन, यानी कि जो हमारे विश्व के महासागर हैं उन पर जो हमारे पूरे देश के राष्ट्र, उनका क्या राइट है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे भी यूज करेंगे। तो ये जो कन्वेक्शन हुआ था वो कब हुआ था, याद रखना, ये कन्वेक्शन हुआ था 1982 में। कहाँ पे हुआ था, मोन्टेगो बे जमैका में हुआ था। और ये कब से लागू हुआ, 1994 से। और 7 मैरीटाइम जोन है जिसको अब हम पढ़ेंगे। 1982 में तो ये सम्मेलन हुआ था और 1994 से ये लागू हुआ था। तो ये जो है, ये हमारे 7 जोन है। ये हमारे लैंड से, जो हमारा ओशन है,
लैंड पार्ट से शुरू होकर यहाँ तक जो है हमारा ओशन को डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले है हमारा इंटरनल वाटर। इंटरनल वाटर कौन सा जोन होता है? इंटरनल वाटर वो जोन होता है जो हमारी, जैसे ये हमारी रेखा है, ये जो कटी फटी रेखा होती है ना, इसको एक मिला के एक करके एक क्या एक सीधी लाइन बना दी जाती है, इसको क्या बोला जाता है? इंटरनल वाटर। अब टेरिटोरियल सी कहाँ तक है? 12 नॉटिकल माइल तक कौन सा है? टेरिटोरियल सी, याद रखना। उसके बाद है हमारा कॉन्टिजियस जोन। कॉन्टिजियस जोन कहाँ तक है? 24 नॉटिकल माइल तक। उसके बाद फिर हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, फिर हमारा फिशिंग जोन है। ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपके 2021 के जो अक्टूबर में एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितने कितने तक होता है? तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है हमारा 200 नॉटिकल माइल। फिर हमारा होता है हाई सी, ये वाला जो बाद का होता है ये क्या होता है? हमारा हाई सी होता है। ठीक है, तो ये जो 7 के 7 जोन आपको सीरीज वाइज याद रखने हैं। इंटरनल वाटर, उसके सब। अब टेरिटोरियल सी कितने तक होता है? 12 नॉटिकल माइल तक। कॉन्टिजियस सी 24 नॉटिकल माइल तक। फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है। फिशिंग जोन होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना होता है? 200 नॉटिकल माइल तक। फिर हाई सी होता है। अगर आप अगर अगर आप ये इनको छोड़ दो, तो अगर आप इसको याद करें, सबसे पहले हमारा इंटरनल वाटर है, फिर टेरिटोरियल सी है, कॉन्टिजियस सी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सी। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ जो इनका जो कितने एरिया से कितने एरिया तक कौन सा है, तो आपको ये याद रखना है। नहीं तो आपके जो मार्क्स है वो कटेंगे अगर आप ये याद नहीं रखोगे। सबसे पहले इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल तक है। 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल तक कौन सा है? कॉन्टिजियस सी। और 200 नॉटिकल माइल कौन सा है? हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये आप सबने जो, अगर आपने क्वेश्चन सोल्व किए होंगे तो आपने ये क्वेश्चन देखा होगा जरूर कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितने एरिया में उसका कितने प्रतिशत कितने एरिया में फैला होता है? 200 नॉटिकल माइल तक इसका एरिया होता है। अब हमारे क्या है, जो हमारी है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, कुछ अप्रोच है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको है ना इलेक्टोरल ज्योग्राफी। ठीक है, यानी कि हमारा जो चुनावी भूगोल है इसका याद रखना है। जो चुनावी भूगोल के फादर है, यानी कि इलेक्टोरल ज्योग्राफी के फादर आपसे पूछा जाता है पेपर में, तो वो है हमारे एंड्रे साइफ्राइड। ये पूछा गया पेपर में, ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये आपका। इलेक्टोरल ज्योग्राफी किसने दिया है? तो जो इलेक्टोरल ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट वर्क है वो किसने किया? हमारे एंड्रे साइफर्ड ने। और इनकी बुक का भी नाम है इलेक्टोरल ज्योग्राफी। ठीक है, तो आपको बस इसमें यही याद रखना है। उसके बाद है हमारा टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी, यानी कि टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी का मतलब है द वर्ड गिव सेंस ऑफ ब्लैक टू यूज पावर। ठीक है, यानी कि पावर का कैसे यूज करते हैं, जहाँ पे जो हमारी ग्लोबल स्ट्रेटेजी क्या इम्प्लाई करती है कि पूरे स्केल पर, पूरे लार्ज एरिया पर हम पावर का कैसे यूज करते हैं। अगर अगर हमारी लैंड है, लैंड पर हमारा कब्जा, तो हम उस लैंड पार्ट का कैसे यूज करेंगे। अगर ओशन पे हमारा कब्जा हो जाता है तो हम उस ओशन का यूज कैसे करेंगे? पावर के रूप में। तो अब हमें ये दो पावर पढ़नी है, लैंड पावर और सी पावर। चुनावी भूगोल मैंने बना दिया। रणनीति या रणनीति ये कि यह शब्द शक्ति का उपयोग करने के लिए काले रंग का बोध कराता है। ठीक है, कि हम वर्ल्ड लेवल पर पूरे विश्व में, अगर हमारे पास पूरा लैंड एरिया हमारा हो जाता है पूरे विश्व का, तो हम उस लैंड का यूज कैसे करेंगे, और अगर ओशन पर कब्जा हो जाता है तो उस ओशन का यूज कैसे करेंगे। तो अब सबसे पहले है हमारा एटी महान, ये याद रखना ओशियन पावर कंसेप्ट किसका है। ओशन पावर कंसेप्ट दिया है हमारा एटी महान ने, यानी कि हमारा महासागर शक्ति की अवधारणा किसने दी है? एटी महान ने। और ये अमेरिका के नौसैनिक हैं। ठीक है, अमेरिकन नेविगेटर हैं ये, अमेरिकन नेवल पावर है ये। एटी मान अमेरिका के क्या है, हमारे जोग्राफर है ये। और इनके जो आइडिया उन्होंने ग्रेटली कंट्रीब्यूट किया है किसमें? यूएसए के जो मैरीटाइम पावर है, यानी कि समुद्री पावर में, जो है समुद्र की पावर में इन्होंने क्या है कंट्रीब्यूट किया है।
ये क्या है, हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में उभरने में इन्होंने क्या है, बहुत योगदान दिया है। यानी कि जो अमेरिका है, अमेरिका को एक समुद्री शक्ति बनने में एटी महान ने बहुत ज्यादा क्या है, योगदान दिया है। और इन महान का मानना था कि विश्व के रूप में, यानी कि विश्व शक्ति के रूप में स्थापित होने के लिए क्या होना चाहिए, समुद्री मार्गों का नियंत्रण होना चाहिए। अगर हमें वर्ल्ड पर कंट्रोल करना है तो उस वर्ल्ड पर कंट्रोल करने के लिए समुद्री मार्गों का नियंत्रण होना एक आवश्यक शर्त है। उनका ये विचार था कि विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा में महासागरीय शक्तियां हमेशा विजयी होंगी, ठीक है, शक्ति के विस्तार के लिए, और वह महासागरीय शक्ति विश्व प्रभुत्व का आधार भी है। ये कहते हैं कि अगर हमें वर्ल्ड में पावर हासिल करनी है, पूरे वर्ल्ड पे अपना प्रभुत्व जमाना है, तो उसके लिए हमें जो ओशियन की जो शक्तियां होती हैं उन पर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, तो ये यही कह रहे हैं, महान ने बिलीव किया है कि कंट्रोल ऑफ सी रूट, यानी कि सी के जो रास्ते, अगर हमारा उन पर कंट्रोल होता है, वो एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है अगर हमें वर्ल्ड पावर पर अपना कब्जा जमाना है या अपनी पावर दिखानी है। ठीक है, तो जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के ओशियन है, ओशियनिक पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड पे अपनी शक्ति का प्रभुत्व दिखाने के लिए। इनकी कुछ बुक है, ये बुक आपको इंग्लिश में याद करनी है। कौन कौन सी बुक है, ये जो बुक है ना, ये जितनी भी बुक है सारी आपको याद करनी है, क्योंकि पेपर में कोई भी बुक आपसे क्या है, पूछ लेंगे। तो है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री, इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन फ्रेंच रेवोल्यूशन, लाइफ ऑफ नेल्सन, इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका इन सी पावर, प्रॉब्लम ऑफ एशिया। ये सारी जो बुक आपको क्या है, याद रखनी है। ये किसकी बुक है, एटी महान की बुक है। किसको प्रॉब्लम हुई है, इलेक्टोरल ज्योग्राफी में यदि कुछ भी याद नहीं करना है। इलेक्टोरल ज्योग्राफी का बस ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इलेक्टोरल ज्योग्राफी है वो किसने दी है, ये किसकी बुक है। तो जब आप ज्योग्राफिकल थॉट भी पढ़ोगे ना, उसमें भी इनकी बुक का नाम दिया गया है कि इलेक्टोरल ज्योग्राफी हमारे एंड्रे साइफर्ड ने दिया। इलेक्टोरल ज्योग्राफी में क्या बताते हैं, इलेक्टोरल ज्योग्राफी होता है हमारी चुनावी भूगोल, यानी कि जिसमें हम चुनाव से रिलेटेड सभी बारे में पढ़ते हैं कि कैसे चुनाव होते हैं, कौन कौन चुनाव में भाग ले सकता है, किसको वोट देने का अधिकार है। तो ये तो होती है हमारी इलेक्टोरल ज्योग्राफी। आपसे ये पूछा जाता है कि जो इलेक्टोरल ज्योग्राफी बुक है ये किसने लिखी है, तो इलेक्टोरल ज्योग्राफी बुक हमारी लिखी है एंड्रे साइफर्ड ने। ये आपकी ये बुक है हमारे एटी मान की। अब है हमारी हार्टलैंड थ्योरी। ये जो हार्टलैंड थ्योरी है, हार्टलैंड थ्योरी और रिमलैंड थ्योरी, तो सबसे पहले याद रखना कि जो हार्टलैंड थ्योरी है वो किसने दिया, हार्टलैंड थ्योरी दिया हमारे मैकिंडर ने। और इस हार्टलैंड थ्योरी के विरुद्ध में एक थ्योरी आई थी, वो आई थी हमारी, कौन सी आई थी, हमारी आई थी रिमलैंड थ्योरी। रिमलैंड थ्योरी दी थी हमारे किसने, स्पाइकमैन ने। ठीक है, तो मैकिंडर कहाँ के थे, मैकिंडर हमारे ब्रिटिश जोग्राफर हैं। ठीक है, मैकिंडर ने अपनी बदलती वैचारिक विरासत के माध्यम से समकालीन राजनीति में एक नई परंपरा का सूत्रपात किया था। भूगोल में एक नई परंपरा, एक नई ट्रेडिशन का सूत्रपात किया था, जिसके समाधान की वैश्विक राजनीतिक स्वरूप में कुछ उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी की सतह पर जो महाद्वीप है, यानी कि कॉन्टिनेंट और ओशन है, उनका जो पैटर्न है उनमें क्या बताया, उनकी नई खोज में, और पृथ्वी के ये जो ओशन और कॉन्टिनेंट है इनमें क्या है, एक रिलेशन बताया कॉन्टिनेंट ओशन में, और जो हमारे यूरोप की इतिहास है इसमें। ठीक है, जो लंबे समय तक किसका जो आधार बना है, वो हमारे पश्चिम में जो भौगोलिक विचार है उसका आधार बना है। जो हमारे मैकिंडर है ना, मैकिंडर ने क्या बताया कि जो यूरोप है ना, यूरोप के इतिहास को भूमि के बीच निरंतर संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि जो हमारी यूरोपियन भूमि है, यानी कि जो यूरोप है ना, यूरोप को है ना लैंड पावर और सी पावर के रूप के बीच में क्या है, एक संघर्ष के रूप में देखा गया है। उन्होंने बोला है, इन्होंने इन्होंने ये देखा, ही सो यूरोपियन हिस्ट्री एज अ कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल बिटवीन लैंड पावर एंड सी पावर। यानी कि जो यूरोपियन पावर है, यूरोपियन पावर की हिस्ट्री देखे
तो उन्होंने लगातार स्ट्रगल किया है सी पावर से और ओशियन पावर से। तो जो हमारे हार्टलैंड है, हार्टलैंड थ्योरी है हमारी एच.जे. मैकिंडर की, जो कि किस पे स्थित है, हमारे लैंड पावर, किसकी लैंड पावर, यूरोपियन की लैंड पावर की, ठीक है। तो अब ये इनकी क्या है, ये इनकी बुक है किनकी, हमारे मैकिंडर की, द ज्योग्राफिकल पाइवोट हिस्ट्री, कब दी गई, 1904 में, ठीक है। अब तक इस थ्योरी का नाम इन्होंने हार्टलैंड नहीं रखा है, अभी तक इन्होंने सिर्फ पहले अपनी बुक दिया द ज्योग्राफिकल पाइवोट हिस्ट्री। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मैकिंडर है, मैकिंडर ने अपनी बुक, अपनी जो थ्योरी है उसका नाम हार्टलैंड कब रखा, तो वो 1919 में रखा गया है। 1919 में जो उनकी बुक का नाम है वो क्या है, देखो 1919 में इसका नाम रखा गया हार्टलैंड। और ये एक बुक है जो मैं आपको बताऊंगी कौन सी बुक है, जो बुक, ये वाली जो बुक है ना, डेमोक्रेटिक आइडल्स एंड रियलिटी, इसमें, इस बुक में इन्होंने जो ये थ्योरी दी है, या जो ये लैंड पार्ट है, कौन सा, ये यूरोप वाला जो लैंड पार्ट है उसका नाम रखा गया ये वाला, ये जो पाइवोट एरिया, इसका नाम रखा गया 1919 में। पहले इसको क्या बोला गया, पाइवोट एरिया। 1904 में इनकी बुक भी का भी नाम क्या है, हमारी ज्योग्राफिकल पाइवोट ऑफ, ज्योग्राफिकल पाइवोट हिस्ट्री 1904 में दी, ठीक है। 1919 में इसका नाम हार्टलैंड पड़ा था, कौन सी बुक में, डेमोक्रेटिक आइडल्स एंड रियलिटी, ये बुक आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जो मैकिंडर ने ये पब्लिश किया, और मैकिंडर ने क्या है, जो कंबाइन एरिया है किसका, हमारे यूरोप का, और ये यूरोप के पास जो लगता है एशिया का, साथ साथ अफ्रीका का, इसको क्या नाम दिया, इसको कंबाइन करके नाम दिया गया है पाइवोट एरिया। अगर आपसे पूछा जाए कि पाइवोट एरिया में कौन कौन से कॉन्टिनेंट शामिल है, तो हमारा है यूरोप है, एशिया और अफ्रीका, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया कि जो वर्ल्ड आइलैंड है, also told that this world island, the total area of the earth surface is part of oceanic uh, एंड पार्ट टेरिटोरियल, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि जो टोटल एरिया है हमारे पूरे अर्थ सरफेस का, उसमें से कुछ पार्ट किसका है, ओशनिक पार्ट है, कुछ पार्ट हमारा किसका है, लैंड पार्ट है, जिसमें से 2/3 पार्ट किसका है, लैंड का है, ठीक है। जिसमें जिसमें से 2/3 हिस्सा किसका है, वर्ल्ड आइलैंड का, जो कि अकेले 87.5, यानी कि जो ये हमारा 2/3 हिस्सा है, जिस 2/3 हिस्से में क्या है, इस 2/3 हिस्से में हमारे हैं आइलैंड, और इन आइलैंड में पूरे वर्ल्ड की 87.5% पॉपुलेशन क्या है, रहती है, ठीक है। ये क्या है, भौगोलिक ध्रुवी 1904 में, जिसको द ज्योग्राफिकल पाइवोट हिस्ट्री भी बोला गया, ये इनकी बुक है। और मैकेंडर ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के संयुक्त भूमि क्षेत्र को ध्रुवीय क्षेत्र या पाइवोट एरिया का नाम दिया गया है। और ये भी बताया गया है कि जो विश्व के द्वीप है, पृथ्वी की सतह का कुल क्षेत्रफल भाग महासागरीय और स्थलीय भाग है, लगभग 2/3 किसका है, हमारे स्थल का, यानी कि लैंड का, जिस 2/3 भाग पर अकेले 87.5% पॉपुलेशन रहती है। और मैकिंडर ने ये स्पष्ट किया कि मानचित्र पर विश्व के भूक्षेत्रों को 3 स्तरों में, यानी कि सबसे पहले हमारा पाइवोट एरिया, पाइवोट एरिया के बाद इनर क्रीसेंट, इनर क्रीसेंट के बाद आउटर क्रीसेंट, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, देखो ये जो 3 पार्ट जो हमारे मैकिंडर ने बताए हैं, सबसे पहले हमारा है पाइवोट एरिया, उसके बाद ये इस वाला एरिया जो इसके साथ साथ लगता है उसको बोला गया है इनर क्रीसेंट, और ये क्या है, हमारे लैंड ऑफ आउटर इंसुलर क्रीसेंट। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनर क्रीसेंट में कौन सी कंट्री आती है, और जो आउटर क्रीसेंट है उसमें कौन सी कंट्री आती है, ठीक है। तो जो इनर क्रीसेंट है, इनर क्रीसेंट में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, देखो इनर क्रीसेंट में, इनर क्रीसेंट कौन सा है, इनर क्रीसेंट है जो हमारी, जो एरिया हमारे पाइवोट एरिया के वेस्टर्न, सदर्न और ईस्टर्न साइड पे लोकेट है, ठीक है। और ये क्या कहता है, इसकी इसकी शेप कैसी है, क्रीसेंट शेप है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इनर क्रीसेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, क्रीसेंट शेप एरिया हुज रिवर फ्लोड इन ओपन सी रूट थ्रू आउट द ईयर, यहाँ की जो रिवर है वो कहाँ गिरती है, खुले महासागरों में गिरती है, जिसकी वजह से ये जो रीजन है
ओशनिक पावर के क्या है, ओशनिक पावर के इन्फ्लुएंस में है, यहाँ पे ओशनिक पावर के इन्फ्लुएंस में है, जबकि जो हमारा पाइवोट एरिया वो ओशनिक पावर के इन्फ्लुएंस में नहीं है। और ये उन सभी कंट्री को इंक्लूड करता है वेस्टर्न, सदर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ यूरेशिया। यानी कि देखो ये यहाँ पे ये जोन सी भी कंट्री है, इन सबको किस में इंक्लूड किया गया, इन सबको इंक्लूड किया गया हमारे इनर क्रिसेंट में। कौन सा, ये भी हमारी यूरोपियन कंट्री है, ये हमारा इंडिया है, और ये हमारा क्या है, रशिया। जो सेकंड क्रिसेंट है इसमें हम किसको शामिल नहीं करते, जापान वगैरह इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, उसके बाद है आउटर क्रिसेंट। अब आउटर क्रिसेंट में कौन कौन सी बेल्ट है, जो आउटर बेल्ट है यूरेशिया के बहुत सारी बार जो मैंने अभी बता दिया आपको, जिसमें हमारा नॉर्थ साउथ अमेरिका है, और जो अफ्रीका का पार्ट बच गया जो हमारा सहारा डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ग्रेट ब्रिटेन किस में शामिल है, हमारे आउटर क्रिसेंट में। और ये जो सिचुएशन है ये 16th सेंचुरी में चेंज होती रही है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो ओशनिक ट्रांसपोर्ट है उनका डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, और मैकेंडर के व्यू से अल्टीमेटली only that country will be able to exist as a great power with a vast homeland of its own। यानी कि मैकेंडर ने ये बोला है कि केवल वही देश क्या है, विशाल मात्र भूमि के, यानी कि केवल वही देश एक महान शक्ति के रूप में अस्तित्व में रहेगा जिसके पास बहुत ज्यादा बड़ी भूमि है, लैंड पार्ट एरिया, लैंड एरिया जिसके पास ज्यादा है वही क्या है, वही वर्ल्ड शक्ति को प्राप्त करने में सक्षम रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये बुक ऑलरेडी बता दी, कंसेप्ट ऑफ हार्टलैंड, यानी कि जो हार्टलैंड नाम दिया गया इस थ्योरी को कब दिया गया, 1919 में। कौन सी बुक में, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, मैकेंडर ने 1919 में जो अपना ये हार्ट दिया, हार्ट एरिया, जिसमें कुछ इन विच द ओशनिक फोर्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैन बी इफेक्टिवली कीप आउट। ठीक है, इसमें कुछ जो हमारी ओशनिक फोर्स है वो भी इफेक्टिवली हम देख सकते हैं, जैसे हमारा बाल्टिक सी है, डेन्यूब रिवर है, ब्लैक सी है, टर्की, आर्मेनिया, ईरान, तिब्बत, मंगोलिया, इन्होंने भी क्या है, ये भी हार्टलैंड में क्या है, इन्होंने 1919 में शामिल किया था। अब ये इनका फेवरेट जो लाइन है याद रखना, क्योट्स है, हु रूल ईस्ट यूरोप, जो ईस्ट यूरोप पर कमांड करेगा वो हार्टलैंड जीतेगा, जिसने हार्टलैंड जीत लिया वो वर्ल्ड के सभी आइलैंड को जीत जाएगा, जो वर्ल्ड के सभी आइलैंड को जीत गया वो पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को जीत गया। ठीक है, और जो मैकेंडर की बुक है वो कौन सी है, ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सी राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ पीस, ये 1942 में थी। उसके बाद हमारे फॉरेन अफेयर, तो ये कौन सी थी, ये देखो ये पाइवोट एरिया दिखा रखा है, हार्टलैंड है, और ये हार्टलैंड में देखो कौन, हमारा कैस्पियन सी है, ये अराल सी है, यहाँ पे हमारा जो ब्लैक सी है ये भी क्या है इसमें शामिल किए गए हैं। और उसके बाद ये हमारा क्या है, इनर क्रीसेंट है, और सबसे बाहर ये वाला जो है, ये जिसमें हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका का कुछ पार्ट है, और हमारा जापान है, और हमारा यूनाइटेड किंगडम है, इसको शामिल किया गया है हमारे आउटर क्रीसेंट में। ठीक है, अब ये जो मिडलैंड बेसिन या मिडलैंड बेसिन का कंसेप्ट है, याद रखना, मिडलैंड बेसिन का कंसेप्ट किसने दिया, हमारे मिडलैंड बेसिन का कंसेप्ट भी मैकेंडर ने दिया है। ठीक है, तो जो हमारे मैकेंडर है ना, मैकेंडर ने एक पेपर प्रेजेंट किया, द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ पीस 1943 में। ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया कि जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन डिक्लाइनिंग पॉलिटिकल पावर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन पूरे वर्ल्ड में पॉलिटिकल पावर के रूप में क्या है, गिर गया। और जो यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट को म्यूचुअली क्या है, एक सिंगल पॉलिटिकल पावर जो है घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से जो हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन है वो क्या बन गया, मिडलैंड बेसिन। ठीक है, यानी कि बीच का मिडलैंड बेसिन, मिडलैंड अटलांटिक ओशन बिकेम प्रैक्टिकली डेंस ओशनिक एयर वेब बेसिन, यानी कि मिडलैंड बेसिन कैसे बन गया, देखो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, और यहाँ पे क्या हमारा अफ्रीका,
तो जब ये कॉन्टिनेंट है इनमें आपस में क्या संपर्क होगा एयर से और हमारे ओशनिक पावर से, तो इसलिए जो हमारी अटलांटिक ओशन है ये क्या है, ये बीच का भाग है किसके, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के। इसलिए ये कंसेप्ट को क्या बोला गया, मिडलैंड बेसिन। और ये मिडलैंड बेसिन 1943 में राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस बुक में किसने दिया है, ये हमारा दिया है मैकिंडर ने। ठीक है, सभी और ये सभी बातों में ये रखा गया कि जो हमारा सोवियत यूनियन है, सोवियत संघ है, पृथ्वी पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी क्या है, शक्ति साबित हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो जो सोवियत यूनियन है वो ग्रेटेस्ट लैंड पावर हमारे अर्थ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और जो हमारा सोवियत यूनियन है ये ग्रेटेस्ट लैंड पार्ट है, लैंड पावर हमारे अर्थ पे। ठीक है, और इसका जो सेंटर है वो क्या है, सेंटर है मॉस्को। इसका जो हार्ट है, जो सेंटर ऑफ द हार्ट कौन है, हमारा मॉस्को। ठीक है, उसके बाद हमारा है कंसेप्ट ऑफ रिमलैंड बाय स्पाइकमैन। अब रिमलैंड का कंसेप्ट किसने दिया, हमारा स्पाइकमैन। ये किसके अपोजिट है, हार्टलैंड थ्योरी के विरुद्ध में स्पाइकमैन ने एक कंसेप्ट दिया है जिसको बोला गया है रिमलैंड। अब रिमलैंड में किस पे ध्यान दिया गया है, जैसे हमारे हार्टलैंड में जो हमारा भूमि था, भूमि जो पावर है, जिसके पास ज्यादा भूमि होगी वही पूरे आइलैंड को जीतेगा। लेकिन रिमलैंड थ्योरी में जिसके पास ओशनिक पावर होगी वही क्या है, वही वर्ल्ड की पावर पर क्या है, राज करेगा। तो स्पाइकमैन ने दी थी, और स्पाइकमैन की बुक का नाम याद रखना, पेपर में पूछा गया, द ज्योग्राफी ऑफ पीस, जो पब्लिश हुई 1944 में। और स्पाइकमैन ने ये बताया कि जो करंट कंडीशन हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की राजनीति में किस पे है, हमारा डेवलपमेंट ऑफ ओशन नेविगेशन एंड डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया एंड अमेरिका। यानी कि जो हमारा ओशियन नाविक है, समुद्री नाविक, और समुद्र के रूट, यानी कि समुद्र के रूट को क्या है, डेवलप करना, ताकि हमारा इंडिया और अमेरिका के बीच में क्या है, डेवलपमेंट हो सके। इनके बीच में रूट बना के हम क्या है, डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो ओशियन की मोबिलिटी है वो बेस है, यानी कि ओशन को बेस माना गया हमारे जियो पॉलिटिकल पावर के लिए। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो महासागर है गतिशीलता एक नए प्रकार की भू राजनीतिक संरचना का आधार है, समुद्री राज्य का आधार है क्या, ओशनिक पावर। समुद्री मार्गों की खोज करनी है और महासागर नेविगेशन का विकास करेंगे, तब क्या है, हम पूरे वर्ल्ड पर राज कर पाएंगे। ठीक है, मैकेंडर ने सिर्फ क्या, इनर क्रिसेंट को क्या माना गया है, इंपॉर्टेंट माना है ओशनिक इन्फ्लुएंस के लिए। लेकिन जो स्पाइकमैन ने एक्सप्लेन किया इन टर्म ऑफ पावर रिसोर्स, यानी कि जो हमारी पावर रिसोर्स में देख लें, पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ये सब क्या है, इस पेरिफेरी इज द पेरिफेरी इज फार मोर रिच देन द हार्टलैंड। ये कह रहा है कि जो ये हमारा हार्टलैंड है, जो मैंने आपको पाइवोट दिखाया, और ये इनर क्रिसेंट है, ये इनर क्रिसेंट ज्यादा अच्छा माना गया है एज कम्पेयर टू पाइवोट एरिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ से हमारे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये ओशनिक पार्ट से लगता है, तो जिसकी वजह से ओशनिक पार्ट से लगने की वजह से ये किसी भी देश में जाकर के अपने रिसोर्स को पूरा कर सकते हैं, पॉपुलेशन का क्या है, ट्रांसफर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छी होगी, जिसकी वजह से जो रिमलैंड है, जिसकी वजह से जो हमारा क्या है, जो ये हमारा रिमलैंड है, यानी कि जो इनर क्रिसेंट है, इसको ज्यादा रिच माना गया है एज कंपेयर टू हार्टलैंड। ठीक है, इसको क्या बोला गया, जो इनर क्रिसेंट है, इनर क्रिसेंट को ही हमारे जो स्पाइकमैन है उन्होंने रिमलैंड घोषित किया है। और जो हमारा स्पाइकमैन है, स्पाइकमैन ने ये बोला कि जो रिमलैंड है, रिमलैंड कौन कौन से ओशन को कवर करता है, बाल्टिक को, ब्लैक सी को, और पूरे यूरोप को। पूरे यूरोप का जो माउंटेनस और साउदर्न जो ये एरिया, इस सारे को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, ये बता दें कि जो स्पाइकमैन है, रिमलैंड में बाल्टिक और काला सागर, पूरा यूरोप, पहाड़ी एशिया और चीन के दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि हु कंट्रोल रिमलैंड, जो रिमलैंड को कंट्रोल करेगा वो यूरेशिया को कंट्रोल करेगा, जो यूरेशिया को कंट्रोल करेगा वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो अब एक हाइपोथेसिस है, कौन सी हमारी है, एयर पावर हाइपोथेसिस। एयर पावर हाइपोथेसिस किसने दी है, एयर पावर हाइपोथेसिस दी हमारे सेवेरेस्की ने, एलेक्जेंडर पी सेवेरेस्की। इनकी जो बुक है, बुक का नाम क्या है,
विक्ट्री थ्रू एयर पावर 1942 में। ये आपको ना हिंदी इंग्लिश में याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इंग्लिश में याद करने की जो एयर पावर हाइपोथेसिस। एयर पावर हाइपोथेसिस क्या है, जिसमें हमें जो अगर हमें वर्ल्ड को रूल करना है तो जो एयर है, यानी कि जो एरोप्लेन से अब आजकल हम इधर से उधर जा रहे हैं, तो एयरप्लेन जो रूट है उस पे हमें नियंत्रण करना होगा, ताकि हम क्या वर्ल्ड को कंट्रोल में करें। ठीक है, तो यही बोला गया कि जो एयर पावर हाइपोथेसिस है वो हमारे अलेक्जेंडर पी सेवेरिस्की ने दिया उनकी बुक विक्ट्री थ्रू एयर पावर 1942 में। अगर एयर पावर हाइपोथेसिस में इनका नाम नहीं है तो सपोर्टिंग जो स्कॉलर है एडवर्ड वार्नर, गैलीलियो डोट और मिथकेल, इनके नाम याद रखना। इन्होंने कहा कि द प्रोमिस्ड कमांड ऑफ द सी थ्रू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस शेक डाउन अ मीनिंगलेस वे, इट इज वैलिड ओनली प्रेसिडेड बाय कमांड ऑफ द एयर। इन्होंने ये कहा कि जो सी की पावर है ना वो तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब एयर पावर की जो एयर की जो है एयर भी उसमें वैलिड हो। अगर एयर कंसेप्ट वैलिड नहीं है तो जो सी पावर है वो क्या है, मीनिंगलेस है। उसके बाद एक हमारा क्रश जोन दिया गया, वो किसने दिया है, इसको हम प्रेशर जोन कंसेप्ट भी बोलते हैं, जेम्स फेयर ग्रीव ने दिया। इनकी बुक है ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड पावर। ठीक है, ये क्या है, जो हमारा क्रीसेंट है और जो सी बेड है इसके बीच में जो ये जोन होता है इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया क्रश जोन। ठीक है, क्योंकि ये रीजन क्या एक्सपीरियंस करता है, यानी कि जो हमारा हार्टलैंड है, हार्टलैंड के बीच में जो ये हमारा रीजन है, जो ये क्रीसेंट जोन और जो ओशियन है, यानी कि ओशियन और लैंड के बीच में जो ये इनर क्रीसेंट रीजन है, इसको बोला गया हमारा क्रश जोन। क्रश जोन को हम प्रेशर जोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये रीजन क्या एक्सपीरियंस करता है, कॉन्स्टेंट प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर को क्या एक्सपीरियंस किया है इसने। ठीक है, कहां से, नॉर्थ से लैंड पार्ट से और साउथ से हमारे ओशनिक पार्ट से, यानी कि जो ये हमारा जोन है इसने क्या है दोनों तरीके से प्रेशर को क्या किया है, प्रेशर का एक्सपीरियंस किया, इसलिए इसको क्रश जोन बोला गया है। अब हमारी ये है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें आपको कुछ नहीं याद रखना है। सबसे पहले तो है सार्क, इसकी फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। कहाँ पे फाउंड की गई है, ढाका 8 दिसंबर में 1985 में, डेट याद रखनी है। इसकी जो सेक्रेट कहाँ पे, काठमांडू, ठीक है, नेपाल। ढाका में तो क्या है इसको बनाया गया था, लेकिन इसका जो क्या है, अगर मैं बोलूँ इसका हेडक्वार्टर तो वो है काठमांडू नेपाल में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, हमारा जो साउथ एशिया ना पूरा, उसमें जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और जो भू राजनीति है उसको बनाए रखने के लिए किया गया है। और इसमें 5 जो एरिया उस पर ध्यान दिया जाता है, एग्रीकल्चर पे, रूरल डेवलपमेंट पे, टेलीकम्युनिकेशन पे, मेट्रोलॉजी पे, हेल्थ एंड पॉपुलेशन। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं, सार्क की फुल फॉर्म, कब बनी थी, कहाँ पर फाउंड हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और इसके जो मेंबर्स हैं, ये 8 के 8 जो मेंबर आपको याद रखने हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। 8 क्या है इसके मेंबर हैं। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। उसके बाद जो इनके ऑफिशियल लेटर कौन है, जिहार रहमान है, और मेंबर स्टेट कौन से है, देखो अफगानिस्तान 2007 में बना, बांग्लादेश है, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। अब एक साफ्टा है, साफ्टा क्या है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये कब साइन हुआ, 6 जनवरी 2004 को, 12th सार्क समिट को, जब 12वां जो सार्क समिट तब हुआ है। ठीक है, ये एग्रीमेंट एंटर हुआ 1 जनवरी 2006 को, फोर्स में आया है। फ्री ट्रेड एरिया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड जो जोन अगर पूछा जाए तो कब है, हमारा लॉन्च हुआ 2006 में। जो 20th सार्क समिट है वो कब हुआ है, श्रीलंका में। अभी करंट की जो है वो मैं आपको अपलोड कर दूंगी। उसके बाद है हमारा एशियन, एशियन की का क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, इसकी जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, हमारा जकार्ता। ठीक है, और क्या है, इंटर गवर्नमेंटल कॉर्पोरेशन है, ये भी एक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या है, कोऑपरेट करती है कई चीजों में, जैसे इकोनॉमिक वेलफेयर करती है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी के मामले में ध्यान देती है, एजुकेशन, सोशल कल्चर, इन सब में, सिर्फ पूरे एशिया में। ठीक है, ये क्या है, कब बनी थी, 31 जुलाई 1961 को।
ठीक है। और फॉर्म देखो ये फॉर्म हुई थी, लेकिन बनी कब थी, ये डेट है इसकी, बनी थी 8 अगस्त 1967 में। ठीक है। जब ये बनी थी, इसके 5 मेंबर कंट्री, 5 कंट्री जो है उसके मेंबर थे, तब 5 कंट्री थी जब बनी थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, इन्होंने साइन किए थे। लेकिन इसकी टोटल कितनी कंट्री हैं? 10 कंट्री जो है ना, ये इसके मेंबर है, इसके आपको नाम याद रखने हैं, ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये जो इधर वाली, ये जो सारी कंट्री है, सारी कंट्रीज के क्या है, ये देखो, ये हमारे लाओस है, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, और हमारे फिलीपाइन, ब्रूनेई, और हमारे इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ये क्या है, ये इसके मेंबर्स है। ये आपको मेंबर याद रखने हैं। कब बनी है? जकार्ता में इसका सेंटर है। और फुल फॉर्म क्या है इसकी, तो ये आपको याद रखनी है। अब एक है हमारा ओपेक। ठीक है। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसमें से क्वेश्चन आया था, जो इसके मेंबर हैं। ठीक है। ये सबसे पहले याद रखना, 1960 में फाउंड की गई थी बगदाद में। जिसके पहले 5 मेंबर याद रखना, जब ये बनी थी तब 5 ही मेंबर थे। कौन थे? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुला। और ये इफेक्टिव कब से हुई? 1961 से। सेक्रेटरी इसके हैं मोहम्मद बरकिंडो। हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। ये हेडक्वार्टर पूछा जाता है आपसे। ठीक है। सितंबर 2018 तक इसके कितने मेंबर थे? 13 मेंबर। ठीक है। और क्या है, पूरे ग्लोबल यानी कि 100% जो ऑयल का एक्सपोर्ट होता है, उनमें से 81.5% जो ऑयल का एक्सपोर्ट करते हैं, वे सारी वे कंट्री हैं ओपेक की कंट्री। अब इसकी जो करंट ओपेक मेंबर है, कौन है? अल्जीरिया है, अंगोला है, इक्वेटोरियल गयाना, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुला, इक्वेडोर, इंडोनेशिया, कतर। ठीक है। ये टोटल इसके 2018 तक 13 मेंबर थे, और अभी भी 13 ही मेंबर है। क्यों? क्योंकि हमारा कतर लेफ्ट कर चुका है, इक्वेडोर भी लेफ्ट कर चुका है। ठीक है। तो एक बार जो है दोबारा से इसके मेंबर हम देखेंगे। उसके बाद एक जो हमारी है यूरोपियन यूनियन, इसमें 27 मेंबर हैं। ठीक है। देखो, 27 मेंबर हैं इसके। और ये कब फोर्स में थी? 1993 में। यूरो सबसे बड़ी, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको ना, 4 ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए गए हैं, आसियान, सार्क, यूरोपियन ईयू, और आपको दे दिया है ओपेक। इन सब में से सबसे ज्यादा मेंबर किस में है? तो वो है हमारे यूरोपियन यूनियन में। ये आपका क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे ज्यादा किस में? यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर है, 1993 में बनी है। ठीक है। और इसके जो 6 फाउंडिंग स्टेट्स, यानी कि जब ये बनी थी, 6 इसके क्या थे? 6 मेंबर थे इसके। अब कितने हैं? 27 मेंबर हैं। ठीक है। ये याद रखनी है। ये जो हमारा पूरा यूरोप है, ये 27 मेंबर पूरे यूरोप के ही है। यूरोप से बाहर कोई कंट्री नहीं है, इसलिए इसको क्या रखा गया? यूरोपियन यूनियन। तो एक ये हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। ये जो कॉम्पैक्ट स्टेट है उसकी जो मैंने आपको पहले समझा दिया है, ये वही है। सेंटर ऑफ द कंट्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल डिस्टेंस, यानी कि अगर हम सेंटर से देखते हैं ना चारों तरफ, तो जो डिस्टेंस है वो क्या मिलता है? इक्वल मिलता है। चारों एजिस पे अगर डिस्टेंस देखते हो क्या मिलता है? इक्वल मिलता है। इसमें हमारा पोलैंड है, मैसिडोनिया, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया। ठीक है। तो ये हमारा जो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये हमारी है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। रुचि साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, ये ऑलरेडी आपको रोबिन ने बता दिया है। और ये याद नहीं होते, बट आपको याद करने पड़ेंगे। क्या क्या याद करना है? देखो, याद करना है कितने मेंबर हैं। ठीक है। क्या याद करना है? कि कितने तो मेंबर हैं। सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म याद रखना, मेंबर याद रखना। और साथ ही साथ जो है, देखो, अभी जो हमें क्या सर्च करना है, क्वेश्चन सर्च करना है कि जो यूरोपियन यूनियन ओपेक के कितने मेंबर हैं। ठीक है। उसमें इक्वेडोर और इसने ऑलरेडी लेफ्ट कर दिया था, कतर ने। तो 13 मेंबर ही हैं ओपेक मेंबर्स।
इक्वेडोर, इंडोनेशिया और कतर, इन्होंने क्या है लेफ्ट कर दिया है। करंट कितने मेंबर है? अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गयाना, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सऊदी अरेबिया, यूएई, वेनेजुला। तो जो कंट्री मैंने बताई थी उन्होंने क्या है लीव कर दिया है। जैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी का छोटा सा एक टॉपिक और रह गया है, वो है हमारा नेशन का टाइप ऑफ नेशन। छोटा सा टॉपिक है वही पढ़ेंगे। नेशन के टाइप पढ़ने रह गए हैं, वे पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो गया। तो आपको जो है अभी भी हमारे ओपेक के 13 ही मेंबर है। इक्वेडोर और जो हमारा कतर है उसको काट देना है नोट से, ये बाई मिस्टेक ऐड हो गया है। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन जो है हमारा इससे ओपेक से ये क्वेश्चन आया था हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम पेपर में। जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि है ना, जो हमारे मेंबर है इन मेंबर में से सबसे ज्यादा कौन से कॉन्टिनेंट की कंट्री है? तो अफ्रीका है ना, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा कंट्री है ओपेक के मेंबर है। हाँ, मैं आज मेरे को याद है रुचि, मैं ओशनोग्राफी के भी 2 टॉपिक अपलोड करने रहते हैं और इसका भी अपलोड कर दूंगी नोट्स, अभी ये होते ही अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो हमारी जो क्लास है आज की यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा पॉलिटिकल ज्योग्राफी का रह गया है, फिर कल्चरल ज्योग्राफी का ना बिल्कुल इतना ही है कि हमारा अगली क्लास में कल्चरल ज्योग्राफी ही भी कंप्लीट हो जाएगा। बस कल्चरल ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ने हैं कि कल्चर कंसेप्ट किसको, वो कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, ट्रेड किसको बोलते हैं, कल्चरल इकोलॉजी, ये क्वेश्चन आपके वन मैच द फॉलोइंग में आते हैं, तो आपको वो करने हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप इस क्लास की रिवीजन करें, अपने नोट्स बनाएं, और मैं आपके जो नोट्स है वो 9 बजे के बाद ही अपलोड कर दूंगी आज। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में 8 से 9 बजे वाली क्लास में, तब तक आप रिवाइज करें। थैंक यू सो मच।